हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये लोदी वंश का दूसरा शासक है। पहले हम लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को देख चुके हैं, उसका हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए थे पहले। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका पीरियड है शासन का। इसका मूल नाम निजाम खान था और माता का नाम जयबंद या बीबी अम्भा भी कहीं कहीं मिलता है। पिता बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी के 9वें पुत्र में निजाम खान सबसे योग्य था और बहलोल लोदी ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने जीवन काल में ही बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 16 जुलाई 1489 ईस्वी में निजाम खां यानी सिकंदर लोदी के नाम से ये गद्दी पर बैठा। इसके जो प्रतिद्वंदी थे आलम खां थे, बारबक शाह जो इसका बड़ा भाई था, ईसा खां और हिमायू आजम थे। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि सिकंदर लोदी के समय में ही हुआ। सिकंदर लोदी का जो अभियान है वो पहला अभियान तातर खां लोदी के विरुद्ध अभियान किया था। यह जथरा का राज्यपाल था और तातर खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान ने उसका क्षेत्र वापस लौटा दिया। दूसरा बयाना के विरुद्ध अभियान किया। बयाना का सुल्तान अशरफ था जो जौनपुर का अधीनस्थ था, किंतु अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बयाना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा है बचगोती राजपूतों के विरुद्ध अभियान किया था। सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त किया था, लेकिन वो अयोग्य था। और जब सिकंदर लोदी और तातर खां बयाना के विरुद्ध अभियान में व्यस्त थे, उसी समय जोगा के नेतृत्व में बचगोती राजपूतों ने जौनपुर पर आक्रमण किया और जौनपुर का जो शासक था बारबक शाह, ये सिकंदर लोदी का बड़ा भाई भी था, वो भाग के दरियाबाद में चल गया और सिकंदर लोदी ने 1491 ईस्वी में जौनपुर की ओर कूच किया और गढ़ के निकट जोगा की सेना पर आक्रमण किया। जोगा बिना युद्ध किए ही भाग गया और सरकी शासक हुसैन शाह के यहाँ शरण ले लिया जौनपुर में, और इस प्रकार जौनपुर में फिर से पुनः सत्ता स्थापित हो गया। और बाद में बारबक शाह को भी पकड़ने के लिए सिकंदर लोदी अपने कुछ सिपाहियों को भेजा था। हुसैन शाह सरकी के विरुद्ध अभियान कारण था कि जोगा को ये शरण दिया था। हुसैन शाह सरकी पराजित हो गया और भागकर बिहार में शरण लिया। यहाँ से फिर वो बंगाल भाग गया। सिकंदर लोदी ने बिहार को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। तिरहुत का जो शासक था उसने भी सिकंदर लोदी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और महावत खां को राजा के राजस्व वसूली का कार्य सौंपा था। इसके बाद बंगाल का विरुद्ध अभियान किया, क्योंकि हुसैन शाह सरकी बिहार से बंगाल भाग गया था और बंगाल का शासक था अलाउद्दीन। कारण वही था हुसैन शाह सरकी को शरण देना। बिहार के पटना जिले के बाढ़ नामक स्थान पर दनियाल के नेतृत्व में अलाउद्दीन और सिकंदर लोदी की सेना में युद्ध हुआ और सिकंदर लोदी की सेना का नेतृत्व महमूद खां लोदी तथा मुबारक खां नुहानी कर रहे थे। अंत में समझौता हुआ और बिहार को सिकंदर लोदी के राज्य की सीमा मान लिया गया। यहाँ पर युद्ध में सिकंदर लोदी ही जीत जाता है, उसके बाद ही समझौता होता है। धौलपुर का अभियान 1501 में किया था। वहाँ का शासक बिना युद्ध किए ग्वालियर भाग गया और धौलपुर पर अधिकार करके औधम खां को वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद ग्वालियर का अभियान किया। ग्वालियर के शासक थे मानिक देव, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ग्वालियर पर अभियान करने का कारण था कि धौलपुर के शासक को शरण दिया था ग्वालियर। सिकंदर लोदी ने उसका राज्य लौटा दिया, आत्मसमर्पण कर दिया तो उसका राज्य लौटा दिया और ग्वालियर पर अंतिम रूप से अधिकार फाइनली ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था इब्राहिम लोदी ने।
उसके बाद मंदरांचल का अभियान किया है, 1504 में किया था, और इस पर अधिकार करके वहाँ स्थित मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई। ये बड़ा हिंदू विरोधी शासक था, असहिष्णु था, बहुत कट्टर शासक था। मालवा के विरुद्ध अभियान। मालवा का शासक था नासरुद्दीन। नासरुद्दीन और उसके पुत्रों ने आपसी विवाद के कारण सिकंदर लोदी को हस्तक्षेप का मौका मिल गया मालवा में, और चंदेरी के साहिब खां की सहायता से सिकंदर लोदी ने मालवा में अपना प्रभाव स्थापित किया। उसके बाद अमीरों पर नियंत्रण किया, हिसाब को गबन करने वाले को दंडित किया। जौनपुर के सूबेदार मुबारक खां लोदी को हिसाब के गबन पर दंडित किया तथा धन को राजकोष में जमा करने के लिए बाध्य किया। 22 असंतुष्ट सरदार ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, जिसमें मुख्य रूप से असगर खां, तातर खां, सैयद खान, महमूद खां प्रमुख थे। और ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जो इसका एक छोटा भाई था फतेह खां, उसको ये लोग चाहते थे शासक बनाते, सुल्तान बनाने का। लेकिन जो फतेह खां की माता और उसके आध्यात्मिक गुरु थे शेख ताहिर, उनसे फतेह का इस बात को बता दिया, और उन्हीं लोगों से बात ये लीक हो गई, और ये बात सिकंदर लोदी को पता चल गया। सिकंदर लोदी ने सभी जितने भी विद्रोही थे सबको वध करवा दिया। सिकंदर लोदी की आर्थिक नीति। भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी नामक प्रमाणित माप प्रारंभ किया, जिसमें 39 खाने थे, जो मुगल काल तक प्रचलन में रहा था। भूमि की माप करवाकर उपज के अनुसार लगान भी तय किया। आम जनता को वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खदान पर जो चुंगी टैक्स लगता था उसको हटा दिया था। धार्मिक नीति। यह असहिष्णु शासक था और उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं के प्रति अनुदार नीति अपनाई थी। धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगाया, हिंदुओं को मंदिर और मूर्तियों को नष्ट किया। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। मथुरा, मंदौल, नरवर, चंदेरी के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया। बोधन नामक हिंदू को सिकंदर लोदी ने इसलिए मृत्युदंड दे दिया कि उसने हिंदू तथा इस्लाम दोनों धर्मों को सत्य बताया था, और इसके नज़र में केवल इस्लाम ही सत्य था। सिकंदर लोदी के नज़र में ये पूरी तरह से उलमाओं के बस में था। धर्म के मामले में मुस्लिम धर्म के कुप्रथा, जो कुरीतियाँ थी मुस्लिम धर्म में भी, उसको भी रोकने का प्रयास किया। मुहर्रम में तजिया निकालना बंद करा दिया। मुस्लिम स्त्रियों के पीरों और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1513 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी उपलब्धि में आगरा शहर का स्थापना ही मुख्य है। लोदी वंश का सबसे महान शासक था, और 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे, तो कबीरदास सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। जैसे तुलसीदास, सूरदास ये अकबर के समकालीन थे, उसी तरह सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास थे। और कबीरदास के गुरु रामानंद है, ये भी याद रखिएगा, पूछता है। शिक्षा एवं साहित्य। वो फारसी भाषा का विद्वान था। सिकंदर लोदी जो था वो फारसी भाषा का विद्वान था, और गुलरुखी के उपनाम से वो कविता भी लिखता था फारसी में। और प्रत्येक रात 70 विद्वानों उसकी सैया के पास बैठे रहते थे और रात में चर्चा होता था। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तुलंबा के 2 प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्लाह को दिल्ली आमंत्रित किया था। फिरोज शाह तुगलक की तरह मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दहेज का प्रबंध भी किया था। संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी भाषा में इसके शासनकाल में अनुवाद हुआ। इसके वजीर मियाँ भुआ था ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के ग्रंथ का तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके समय में संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। यानी ये लोक कला में भी दिलचस्पी लेता था, संगीत में भी इसकी रुचि थी। और लज्जत ए सिकंदरी जो है यह भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ भी है।
इसके दरबार में मियाँ ताहिर जो संगीतकार थे रहते थे। दिल्ली में अपने पिता बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण भी करवाया था और इसका जो वजीर मियाँ भुआ था वो 1505 ईस्वी में दिल्ली में एक मोठ की मस्जिद बनवाया था, जिसको लोदी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भी माना जाता है। ओके फ्रेंड, ये था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से इससे ज़्यादा कोई जानकारी, मतलब कि जानकारी तो बहुत है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपीएससी दे रहे हो, चाहे ऑल पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना काफ़ी है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।